Hello students, today we will start our first chapter from History, Class 10, Print Culture and Modern World. In this chapter, we will look at the development of the print from its beginning in East Asia to its expansion in Europe and in India. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे प्रिंट डेवलप्ड हुआ फ्रॉम एशिया एंड इट एक्सपैंडेड टू यूरोप एंड इन इंडिया, कि कैसे एशिया से यूरोप और यूरोप से इंडिया तक प्रिंट आया. Also we will learn that how print impact in the different sphere, how it's changed the social life and culture of the people. Our first topic is the first printed book. The earliest kind of the print technology was developed in China, Japan and Korea. जो बहुत ही अर्लीस्ट काइंड की प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप हुई. दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग. इसमें इस सिस्टम में हाथ से प्रिंटिंग की जाती थी. फ्रॉम 594 AD ऑनवर्ड्स. बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग द पेपर. चाइना में जो पेपर पे प्रिंटिंग होती थी वो रब करके की जाती थी. ऑल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक. वुड ब्लॉक को यूज़ किया जाता था और प्रिंटिंग की जाती थी. As both sides of the thin porous sheet could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. क्योंकि ये पेपर बहुत ही थिन होता था, पतला होता था, तो प्रिंटिंग जो थी दोनों साइड्स पे नहीं हो पाती थी. और जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ बुक होती थी जिसे अकॉर्डियन बुक कहा जाता था उसको फोल्ड किया जाता था और साइड में इसको स्टिच किया जाता था. साथ ही साथ कैलीग्राफी, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल एंड स्टाइल राइटिंग. सुपरली स्किल्ड क्राफ्टमैन को डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी. साथ ही साथ इस पे जो प्रिंटिंग में जो लिखा जाता था तो बहुत ही स्किल्ड जो क्राफ्टमैन होते थे वो लिखते थे और वो कैलीग्राफी का यूज़ करते थे. द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल. जो चाइना था वो बहुत ही लंबे समय तक काफ़ी लंबे समय से प्रिंटिंग मटेरियल का प्रोड्यूसर रहा था. एंड चाइना possesses a huge bureaucratic system which recruited it personal through civil service examination. और चाइना में जो भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता था, उनका जो गवर्नमेंट सिस्टम होता था, उसमें जब पर्सनल्स को रिक्रूट किया जाता था, जब उनकी भर्ती होती थी, दैट गोज थ्रू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम होता था. टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन वो प्रिंटेड इन वास्ट नंबर. और इस एग्जामिनेशन की वजह से टेक्स्ट बुक्स बहुत ही लार्ज नंबर पे प्रिंट होने लगी अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इम्पीरियल स्टेट. चाइना में वो प्रिंट होने लगी. फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट अप. अब हम ये देखते हैं कि 16th सेंचुरी तक जो एग्जामिनेशन की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स बढ़ गए, जिसकी वजह से प्रिंट का वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया. By the 17th century, the urban culture bloomed in China. The use of the print diversified. और 17th सेंचुरी तक आते आते चाइना में ये जो आपका अर्बन कल्चर जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा ब्लूम्ड हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया और प्रिंटिंग का अलग अलग यूज़ होने लगा. प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर्स ऑफिशियल. अब प्रिंटिंग को सिर्फ स्कॉलर्स या ऑफिशियल ही नहीं यूज़ कर रहे थे. मर्चेंट जो होते थे वो अपने एवरीडे लाइफ में इसको यूज़ कर रहे थे. उनको इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे कि ट्रेड के लिए इसके लिए यूज़ करते थे. रीडिंग अब एक लेजर एक्टिविटी बन गई थी, लोग खाली समय में भी रीडिंग करते थे. एंड न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड. अब जो न्यू रीडर्स आ रहे थे वो फिक्शनल स्टोरीज़ हो गई, पोइट्री हो गई, किसी की ऑटोबायोग्राफी हो गई, एंथोलॉजीज़ ऑफ लिटरेसिटी मास्टरपीस हो गया या रोमांटिक प्लेज, ये सब अब प्रेफर करने जाने लगा. Rich women began to read and many women began publishing their poetry and play. अब जो रिच वुमेंस होती थी वो भी रीड करने लगी और बहुत सारी वुमेंस ने अपनी पोइट्री और प्लेस को भी पब्लिश करवाया. वाइफ्स ऑफ स्कॉलर्स ऑफिशियल पब्लिश देयर वर्क एंड कोटिशियन रोट अबाउट देयर लाइफ. जो स्कॉलर्स ऑफिशियल्स होते थे उनकी वाइफ भी अब अपने वर्क को पब्लिश कर रही थी, साथ ही कोटिशियंस भी अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे थे. द न्यू रीडिंग कल्चर वॉज accompanied by a new technology. Western printing technique and mechanical presses were imported in the late 19th century. जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक होती थी और जो मैकेनिकल प्रेस होती थी वो 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि कैसे इंपोर्ट होकर बाहर से आ रही थी. एज द वेस्टर्न पावर established their outpost in China. शंघाई became the hub of a new print culture. शंघाई जो था वो अब एक आपका न्यू प्रिंट कल्चर का एक नया हब बन गया था.
एंड फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ अ ग्रेटफुल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, और अब हैंड प्रिंटिंग से धीमे धीमे मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ हम जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंट इन जापान. बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस द हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान. अब हम ये देखते हैं कैसे जापान में प्रिंट आया. जो बुद्धिस्ट मिशनरीज होते थे चाइना से, उन्होंने क्या किया कि हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में वो लेकर आए. द ओल्डेस्ट जापानीज़ बुक. अब ये जो ओल्डेस्ट जापानीज़ बुक थी वो कौन सी थी? डायमंड सूत्रा. इसका इट्स कंटेन ऑफ 6 शीट ऑफ सेल. इसमें 6 शीट के टेक्स्ट होते थे एंड पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल. अब हम देखते हैं कि प्रिंटिंग जो है वो अब टेक्सटाइल पे, कपड़े पे भी हो रही है. साथ ही साथ प्लेइंग कार्ड्स पर, पेपर मनी, हर अब इस तरह से चीज़ों पर प्रिंट हो रहा है. इन मिडीवियल जापान पोएट एंड द प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट. पोएट्स जो पोएट्स होते थे या जो प्रोज लिखने वाले राइटर्स होते थे वो भी रेगुलरली पब्लिश कर रहे थे. बुक्स जो होती थी वो बहुत ही चीप, सस्ती होती थी और अबंडेंट होती थी, काफ़ी ज़्यादा होती थी. Printing of usual material led to increasing publishing practices, and in the late 18th century, in the flourishing urban circle at Edo, later to be known as Tokyo, illustrated collection of painting depicted on elegant urban culture. अब यहाँ पर 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि एक आपका अर्बन सर्कल था, एक इडो जिसको आज के नाम पे टोक्यो कहा जाता है, वहाँ पे अर्बन कल्चर काफ़ी था, तो उससे रिलेटेड भी प्रिंटिंग हो रही थी. जैसे कि कोटिशियंस एंड टी हाउस गैदरिंग हो गया इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट. लाइब्रेरीज और बुक स्टोर जो होती थी वो हैंड प्रिंटिंग मटेरियल से भरी होती थी. इसमें अलग अलग तरह की बुक्स होती थी, जैसे बुक्स ऑन वुमेन एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिकेट्स, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस. नाउ वी विल सी डेट हाउ प्रिंट कम टू यूरोप. यूरोप में प्रिंट कैसे आया. हम देख रहे हैं फ्रॉम सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप. जो सिल्क होता था या जो स्पाइसेस मसाले होते थे वो चाइना से कैसे यूरोप में हमेशा सेंचुरी से आता रहा है थ्रू द मीडियम ऑफ सिल्क रूट. इन 11th सेंचुरी चाइनीज़ पेपर रीच यूरोप. 11th सेंचुरी में यही चाइनीज़ पेपर जो था वो यूरोप में आया बाय द सेम रूट. पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड केयरफुली रिटन बाय स्क्रिब्स. अब पेपर से ये पॉसिबल हो गया कि अब मैन्यूस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन आसानी से हो सकता है. 1295 मार्को पोलो अ ग्रेट एक्सप्लोरर. मार्को पोलो एक बहुत ही ग्रेट एक्सप्लोरर थे. 1295 में when he returned to Italy after spending a lot of year in China, when he came back then he brought this knowledge of technology of printing with him. चाइना ऑलरेडी हैड अ टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. ये हम पढ़ चुके हैं कि चाइना में ये टेक्नोलॉजी पहले से थी. मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम. नाउ इटालियन बिगैन प्रोड्यूसिंग द बुक विद द वुड ब्लॉक. अब इटालियंस भी जो है वो बुक को प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुड ब्लॉक. एंड सून दिस टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप. लग्जूरियस आइटम्स वर स्टिल हैंड रिटन ऑन अ वेरी एक्सपेंसिव वेलम. लेकिन जो बहुत ही लग्जूरियस महंगे एडिशन होते थे उनको अभी भी हाथ से ही लिखा जाता था और ये बहुत ही एक्सपेंसिव वेलम पे लिखा जाता था. वेलम वॉज अ पार्चमेंट दैट वॉज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल. एक तरीके का पार्चमेंट होता था जिसपे जो कि स्किन एनिमल की स्किन से बनाया जाता था. और ये जो आपका वेलम होता था वो स्पेशली इट इज़ ओनली फॉर द रिचर क्लास पीपल लाइक एरिस्टोक्रेट सर्कल एंड रिच मोनास्ट्री लाइब्रेरीज विच स्कॉफ्ड एट प्रिंटेड बुक एज चीप वल्गैरिटी. मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन ब्रॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपी. लेकिन जो मर्चेंट्स होते थे और स्टूडेंट्स होते थे यूनिवर्सिटीज़ के, वो काफ़ी चीप क्वालिटी की प्रिंटिंग कॉपीज़ का यूज़ करते थे. जैसे जैसे डिमांड बुक की इंक्रीज़ होने लगी और बुक सेलर्स ने क्या किया, ऑल ओवर द यूरोप बिगैन एक्सपोर्टिंग द बुक. उन्होंने क्या किया यूरोप में कि बुक सेलर्स ने कि अलग अलग जगहों पे उन्होंने बुक्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. जगह जगह बुक फेयर्स लगने लगे और साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट वर ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन अ न्यू वे टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड. और हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन को भी बढ़ाया गया ताकि जो एक्सपेंडेड डिमांड है, जो बढ़ी हुई डिमांड है, उसको पूरा किया जा सके. Skilled handwriters were no longer solely employed by the wealthy or influential patron but increasingly by the bookseller as well. More than 50 scripts of often work
फॉर वन बुक सेलर। अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखते थे जो स्किल्ड हैंड राइटर्स होते थे, अब उनको सिर्फ जो वेल्दी, जो बहुत ही अमीर या इन्फ्लुएंशियल जो पर्सन होते थे वही लोग सिर्फ इनको अपॉइंट नहीं कर रहे थे, इनको एम्प्लॉय नहीं कर रहे थे, बल्कि जो बुक सेलर्स थे वो भी इनको अब एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक। लेकिन ये जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, हाथ से लिखी हुई, इनके प्रोडक्शन को ज़्यादा से नहीं बढ़ाया जा सकता था, और साथ ही साथ ये बढ़ी हुई डिमांड, जो बुक्स की डिमांड थी, उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। कॉपी करना बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही लेबोरियस था, टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। मैन्यूस्क्रिप्ट वर फ्रेगाइल, बहुत ही आसानी से डैमेज हो सकती थी, और इसको हैंडल करना भी डिफ़िकल्ट होता था, एंड कुड नॉट बी कैरीड अराउंड और रीड इजली, और इसको बहुत आसानी से हम नहीं पढ़ सकते थे। इसका सर्कुलेशन इसीलिए काफ़ी लिमिटेड रहा। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर द बुक, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। लेकिन जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ती गई, ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पॉपुलर होती गई। By the early 15th century, wood blocks were being widely used in Europe to print the textile। अब ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी यूरोप में अलग अलग जगहों पे यूज़ हो रही थी, जैसे इन टेक्सटाइल कपड़ों पे, प्लेइंग कार्ड्स पर, रिलीजियस पिक्चर, हर जगह यूज़ हो रही थी। Now there was clearly a great need for even quicker and cheaper reproduction of book। अब इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए एक नई चीज़ की ज़रूरत थी जो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पब्लिश किया जा सके। नाउ दिस ब्रेक थ्रू वॉज गिवन बाय जोनान गुटेनबर्ग। The breakthrough occurred at the Strasbourg, Germany, where Johann Gutenberg developed the first printing press in 1430। अब ये जो जोनान गुटेनबर्ग थे, इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया 1430 में एट जर्मनी। स्ट्रासबर्ग ये एक जर्मनी का टाउन है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट गुटेनबर्ग एंड हिज प्रिंटिंग प्रेस फीचर्स। गुटेनबर्ग वॉज अ सन ऑफ अ मर्चेंट एंड ग्रू अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट। गुटेनबर्ग जो थे एक मर्चेंट के बेटे थे, और उनका जो बचपन था वो बहुत ही बड़े एग्रीकल्चर स्टेट पे बीता था, और उन्होंने अपने बचपन से ही बहुत सारी वाइन और ऑलिव प्रेसेस को देखा हुआ था। सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन एंड बिकेम अ मास्टर गोल्डस्मिथ। उन्होंने स्टोन्स को पॉलिश करने की आर्ट को सीखा, और वो एक गोल्डस्मिथ बन गए, जिसे हम सुनार कहते हैं, गोल्डस्मिथ वो बन गए। एंड ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट द लीड मोल्ड। साथ ही साथ उन्होंने जो मोल्ड्स होते हैं, जिसे हम खाचा कहते हैं, मोल्ड्स होते हैं, तो उसकी नॉलेज उसको भी उन्होंने उसको भी सीखा, और उससे वो ट्रिंकलेट्स बनाने लगे, जो जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं जो बनाए जाते हैं, मोल्ड को यूज़ करके कैसे बनाया जाता है, वो नॉलेज भी उन्होंने सीखी। ड्राइंग फ्रॉम दिस नॉलेज, गुटेनबर्ग अडेप्टेड द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन हिज इनोवेशन। इसी टेक्नोलॉजी को जो उन्होंने मोल्ड में सीखा था, उस नॉलेज को उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में अडाप्ट किया, और एक नया तरीके का इनोवेशन को डेवलप किया। ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड अ मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। ऑलिव प्रेस उनका मॉडल बना, जहाँ पे उन्होंने अपने इस इनोवेशन को किया। एंड द मोल्ड वर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल। और ये जो मोल्ड्स होते थे, ये कंटेनर्स जो होते थे, इसको इन्होंने यूज़ किया मेटल्स को, मेटल के लेटर्स को बनाने के लिए। 1448 तक गुटेनबर्ग अपने इस सिस्टम में एकदम परफेक्ट हो गए, और उन्होंने अपनी पहली फर्स्ट बुक को प्रिंट किया, बाइबल। 180 कॉपीज़ वर प्रिंटेड एंड इट टुक अबाउट 3 ईयर टू प्रोड्यूस दैम। उन्होंने और 180 कॉपीज़ को प्रिंट करा, और इसको पूरा करने में उनको नियर बाय 3 ईयर्स लग गए। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट इंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द बुक बाय हैंड। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी अभी भी जो बुक से जो हाथ से जो प्रिंटिंग हो रही थी बुक की, वो अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी। इनफैक्ट द प्रिंटेड बुक एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल द रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट। जो ये बुक प्रिंट होती थी वो देखने में ऐसा ही लगता था कि जैसे कि हाथ से हो लिखी हुई, और देखने में भी वैसी ही लगती थी कि वो हाथ से लिखी गई है। द मेटल लेटर इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल। और जो लेटर्स जो बनाए जाते थे वो भी बिल्कुल बहुत ही डेकोरेटिव स्टाइल्स में होते थे। बॉर्डर्स वर एल्यूमिनेटेड बाई हैंड विद फुलेज एंड अदर पैटर्न, एंड इलिस्ट्रेशन वर पेंटेड। बॉर्डर्स को भी बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता था ब्यूटीफुल राइटिंग में, साथ ही साथ उसमें पिक्चर्स भी होती थी। इन द बुक प्रिंटेड फॉर द रिच, स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज केप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटेड पेज। अगर ये बुक्स जो होती थी किसी रिचर क्लास के पीपल के लिए होती थी, उस सेपरेट एक उनके लिए ब्लैंक पेपर रखा जाता था, स्पेस छोड़ी जाती थी, ताकि वो
अपने हिसाब से डिज़ाइन चूज़ कर सकें और ये चूज़ कर सकें किस पेंटिंग स्कूल से उनको इलिस्ट्रेशन या पिक्चर्स करवानी है। इन द 100 year between 1450 and 1550 प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। अब हम देखते हैं नियर बाई इन 100 years में क्या हुआ कि यूरोप में अलग अलग जगहों पे प्रिंटिंग प्रेसेस अब स्टैब्लिश हो रही थी। प्रिंटर्स ट्रैवल टू दी अदर कंट्रीज एंड हेल्पिंग टू स्टार्ट द न्यू प्रेसेस। कैसे जर्मनी से अलग प्रिंटर्स जो थे ट्रैवल करते थे अलग अलग कंट्रीज़ में और नई प्रेसेस को सेटअप करने में हेल्प करते थे। The second half of 15th century saw 20 million copies of printed book flooding the market in Europe. 15th century के मिड तक आते आते हम देखते हैं कि यूरोप की जो मार्केट है वो बुक से एकदम फ्लडेड हो गई है, भर गई है, तो 20 मिलियन कॉपीज़ तक हो चुकी हैं। द नंबर वेंट अप इन 16th century टू अबाउट दी 200 मिलियन कॉपी। और ये जो 20 मिलियन कॉपीज़ हैं, ये जो इसका कॉपीज़ थी, वो अब हम देख रहे हैं कि 16th century तक आते आते वो 200 मिलियन कॉपीज़ तक बढ़ चुका है। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन। ये जो आपका हैंड प्रिंटिंग से लेके मैकेनिकल प्रिंटिंग तक जो ये शिफ्ट हुआ, इसी को हम कहते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। Our next point, print revolution and its impact. Now in this topic we will see how the print revolution lead impact on the different field. New reading public. With the printing press a new reading public emerge. अब इस printing press की आ जाने की वजह से एक new public emerge होकर आ चुकी है। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक। प्रिंटिंग की वजह से अब बुक की कॉस्ट कम हो चुकी है, जो टाइम और लेबर पहले लगता था वो भी कम हो चुका है, और मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं अब बहुत ही आसानी से प्रिंट हो सकती हैं। बुक फ्लडेड द मार्केट रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। पूरी मार्केट जो है वो अब पूरी तरीके से फ्लडेड हो चुकी है, बुक से भर चुकी है और हर किसी के पास अब बुक आ सकती है। एसेस टू बुक क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। और ये जो बुक को आसानी से जो बुक्स मिल सकती हैं, दैट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, जिसकी वजह से एक नया कल्चर आ चुका है रीडिंग का। अर्लियर रीडिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट। पहले क्या था कि जो रीडिंग होती थी वो सिर्फ आपकी एलाइट क्लास, जो रिचर क्लास होती थी, सिर्फ उसके लिए होती थी। कॉमन पीपल लिव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ द ओरल कल्चर। जो कॉमन लोग होते थे, आम लोग होते थे, वो ओरल वर्ल्ड में, ओरल कल्चर में रहते थे। मतलब इसका ये है कि मतलब ओरली जो थी इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती थी। दोज हु कैन नॉट रीड, दे हर्ड द सीक्रेट टेक्स्ट रीड आउट, बलाड रिसाइटेड एंड द फोक टेल नरेटेड। लोग क्या करते थे कि जो टेक्स्ट हो गए उसको रीड कर लेते थे या फिर बिलाड को रिसाइट करते थे, फोक टेल को नरेट कर लेते थे, बोल देते थे। नॉलेज जो होती थी वो सिर्फ ओरली ट्रांसफ़र होती थी एक दूसरे से। पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी और सॉ परफॉर्मेंस। लोग साथ में स्टोरी देख लेते थे, परफॉर्मेंस देख लेते थे। बिफोर द एज ऑफ द प्रिंट बुक वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव। इससे पहले कि जब बुक प्रिंटिंग नहीं आ रही थी तो बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट नंबर। बुक एक्सपेंसिव तो होती थी, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा पब्लिश नहीं हो सकती थी, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ पब्लिश नहीं हो पाती थी। नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू द वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। अब बुक्स जो हैं वो एक बहुत वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल्स के पास पहुंच रही है। इफ़ अर्लियर देर वॉज अ हियरिंग पब्लिक, जब हम कह सकते हैं कि पहले जो थी सिर्फ सुनने वाली पब्लिक होती थी, नाउ वी हैव अ रीडिंग पब्लिक। अब हमारे पास रीडिंग पब्लिक है जो पढ़ सकती है। बट दिस ट्रांजिशन वॉज नॉट सो सिंपल। लेकिन ये जो हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक तक का जो दूरी है वो इतना सिंपल नहीं था। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट एंड द रेट ऑफ लिटरेसिटी इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी। जो बुक्स होती थी वो सिर्फ जो कोई लिटरेट होता था, जो पढ़ लिख सकता है, वही पढ़ सकता था। लेकिन क्या था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि नियर बाई 20th सेंचुरी तक आते आते लिटरेसिटी रेट बहुत ही कम था, बहुत ही कम लोग थे पढ़े लिखे। हाउ देन कुड पब्लिशर परसुएड द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक। तो अब इसमें पब्लिशर कैसे जो प्रिंटेड बुक्स थी उनको वेलकम कर सकता है कि भाई लोग उसको पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पढ़ना ही नहीं आता था। Now this they had to keep in mind the wider reach of the printed work. Even those who did not read could certainly enjoy listening to the book being read out. अब इसके लिए क्या था, प्रिंटर्स को दिमाग में अपनी एक चीज़ रखनी थी, that whatever they are printing, so the people who could not read, जो लोग पढ़ नहीं सकते, at least they could enjoy by listening the book, कि वो बुक को जो उनको सुना रहा है पढ़ के वो उसको सुन के उसको enjoy कर सकें।
इसलिए प्रिंटर्स ने क्या किया कि बलाड्स हो गई, कहानियाँ हो गई, या ऐसी बुक्स जिनमें कि पिक्चर्स होती थी, इस तरह की बुक्स को पब्लिश करना स्टार्ट किया। दीज वर देन संग एंड रिसाइटेड एट द गैदरिंग इन विलेजेस। इस तरह की बुक्स को क्या किया जाता था, जहाँ पे विलेजेस में गेट टुगेदर होता था, लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ पे इनको पढ़ा जाता था। एंड इन टैवरन्स इन टाउन, और शहरों में इसको टैवरन्स में पढ़ा जाता। ट्रेवेंस क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। प्लेस वेयर पीपल गैदर टू ड्रिंक द एल्कोहल। ट्रेवेंस जो होती थी एक तरह की प्लेस होती थी जहाँ लोग आपस में मिलते थे, अल्कोहल पीते थे, ड्रिंक्स करते थे, खाना खाते थे और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के न्यूज़ को एक्सचेंज करते थे। ओरल कल्चर दस एंटर्ड द प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वॉज ओरली ट्रांसमिटेड। अब ओरल कल्चर जो था दस एंटर्ड द प्रिंट, और अब क्या था कि जो प्रिंटेड मटेरियल थे अब उसको ओरली ट्रांसमिट किया जा रहा था, एक दूसरे से नॉलेज को एक्सचेंज किया जा रहा था। द लाइन डेट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर बिकेम ब्लड। अब ये जो लाइन थी ओरल और रीडिंग कल्चर के बीच में, वो अब धीमे धीमे ख़त्म होने लगी। एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम द इंटरलिंक। मतलब जो लोग पढ़ना जानते थे या जो लोग सिर्फ सुन रहे थे, अब उनमें ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। अवर नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। इट वॉज नॉट दैट सो सिंपल कि जो भी प्रिंटिंग हो रही थी उसको सबने वेलकम किया था। देयर वॉज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल हु डिड नॉट वेलकम दिस प्रिंट रेवोल्यूशन। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर सर्कुलेशन ऑफ आइडिया एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। प्रिंट की वजह से एक चीज़ तो पॉसिबल हो गई थी कि अब बहुत ही वाइड, बहुत ही आसानी से जो था आइडियाज़ जो थे सर्कुलेट हो रहे थे, लोग अब डिबेट और डिस्कशन कर रहे थे। जो लोग अब किसी भी अथॉरिटी से अगर डिसएग्री होते थे या गवर्नमेंट से एग्री नहीं होते थे, तो नाउ दे वर पब्लिशिंग देयर आइडियाज़ थ्रू द प्रिंट विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परसुएट द पीपल टू थिंक डिफरेंटली। प्रिंटेड मैसेज से वो लोगों को परसुएट कर सकते थे कि वो डिफरेंट सोचें और एक्शन लें। नॉट एवरी वन वेलकम द प्रिंटेड बुक। हर किसी ने प्रिंटेड बुक्स को वेलकम नहीं किया। एंड दोज हु डिड ऑल्सो हैड अ फियर अबाउट इट। और जो लोग कर भी रहे थे उनके दिमाग में भी, उनके माइंड में थोड़ा फियर था। मैनी वर एप्रहेंसिव ऑफ द इफेक्ट दैट द ईजियर एक्सेस टू द प्रिंटेड वर्ड एंड द वाइडर सर्कुलेशन ऑफ द बुक कुड हैव ऑन पीपल माइंड। लोगों का ये मानना था कि अगर इसी तरीके से बहुत ही आसानी से लोग अगर प्रिंटेड वर्ड को, शब्दों को पढ़ते रहेंगे और बुक्स का सर्कुलेशन ऐसे ही होता रहेगा, तो देन द पीपल विड हैव अ माइंड, लोगों के पास दिमाग आ जाएगा एंड दे विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन। It was feared that if there was no control over what was printed and the read, then the rebellious and irregular thought might spread. लोगों को एक ये भी डर था कि अगर वो इसी तरीके से प्रिंटिंग होती रही, उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं किया गया, तो लोग जो है रिबेलियस हो जाएंगे, विद्रोही हो जाएंगे, और इरेगुलर जो आपके इरिलीजियस थॉट्स जो होते हैं वो सोसाइटी में स्प्रेड होने लगेंगे। एंड द वैल्यूबल लिटरेचर विल डिस्ट्रॉय। Expressed by the religious authority and monarch as well as many writers and artists, this anxiety was the basis of the widespread criticism of the new printed literature that had been began to circulate. अब ये हुआ क्या कि जो आपके अथॉरिटीज़ होती हैं या जो मनार्क्स होते हैं या राइटर्स होते हैं, उनके अब वो एनजाइटी होने लगे, वो बहुत परेशान हो गए कि, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया ये जो नई तरीके की प्रिंट लिटरेचर आ रही थी जो बहुत ही आसानी से सर्कुलेट हो रही थी। वन एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो गिवन regarding this, example of Martin Luther. In 1570 में एक religious reformer थे. Reformer means the person who tried to bring some change. Martin Luther, उन्होंने एक किताब लिखी 95 Thesis, and in this here he criticized the Roman Catholic Church. उन्होंने Roman Catholic Church को criticize किया. A printed copy of this was posted on a church door इन विटेनबर्ग, और इसकी एक कॉपी को उन्होंने चर्च के डोर पर पोस्ट कर दिया, लगा दिया। एंड इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडिया, और उन्होंने चर्च को चैलेंज किया कि वो उनके आइडियाज़ को उस पर डिबेट करें उनसे। लूथर राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस इन द वास्ट नंबर एंड रेड वाइडली। लूथर की राइटिंग को इमीडिएटली रिप्रोड्यूस किया गया, बहुत ही लार्ज नंबर में वो प्रोड्यूस होने लगी उनकी राइटिंग, और रेड वाइडली, और बहुत ज़्यादा उसको पढ़ा जाने लगा। Now this led to the division within the church and to the beginning of the Protestant Reformation, जिसकी वजह से चर्च पे भी असर पड़ा और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हो गया। Luther translation of a New Testament sold 5,000 copies within the few weeks and a second edition appeared within the 3 months.
अब हम ये देखते हैं कैसे कि लूथर की जो जो बुक्स हैं वो 5000 कॉपीज़ जो हैं वो विद इन फ्यू वीक्स सेल आउट हो गई, और सेकेंड एडिशन भी जो है वो भी विद इन 3 मंथ्स वो पब्लिश होने लगा। लूथर ने एक बात कही थी, प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। उनके हिसाब से जो प्रिंटिंग था वो गॉड का एक गिफ्ट है और वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। Several scholars think that the print brought about a new intellectual atmosphere and helped to spread the new idea that led to the Reformation। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना था, थिंकर्स का ये मानना था कि प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से एक नए तरीके का एटमॉस्फेयर, एक नया तरीके के इंटेलेक्चुअल जो मतलब हम कहते हैं जो सही होता है उस तरीके के बारे में लोग सोच सकते हैं, न्यू आइडियाज़ जो है स्प्रेड हो सकेंगे जिसकी वजह से चेंज आ सकेगा। Next point, print and dissent. Print and the popular religious literature stimulated many distinctive individual interpretation of faith even among the little educated working people। प्रिंट की वजह से क्या होता है, क्या हुआ कि जो आपके जो बहुत ही कम पढ़े लिखे, थोड़ा भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट क्वेश्चनिंग अबाउट चर्च एंड फेथ एंड एवरीथिंग। इन द 16th century, हियर वन एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन। 16th century में एक आपके मिनोचो थे, अ मिलर इन इटली। इटली में एक मिलर को चक्की वाला कहते हैं, बिगैन टू रीड द बुक डैट वर अवेलेबल इन हिज लोकेलिटी। उन्होंने भी बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, जो भी बुक्स उनकी बुक लोकेलिटी में अवेलेबल थी। ही री इंटरप्रिटेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल। उन्होंने बाइबल में जो मैसेज लिखा है उसको री इंटरप्रिटेट किया। एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड इन क्रिएशन। और उन्होंने गॉड और गॉड की बनी हुई सब चीज़ों को, क्रिएशन को उन्होंने भी अपने हिसाब से बताया, उसको बताया। डैट इनरिच द रोमन कैथोलिक चर्च, जो जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च जो था उनसे नाराज़ हो गया। एंड व्हेन द रोमन कैथोलिक चर्च बिगैन इन इट्स इंक्विजिशन टू रिप्रेस द हेरेटिकल आइडियाज़, और रोमन चर्च ने पूरा ट्राई किया कि उनके मिनोचो के ये जो हेरेटिकल आइडियाज़ हैं, जो उनके बिलीफ हैं, वो उसको पूरी तरीके से दबा सकें। मिनोचो वॉज हॉल्टेड, मिनोचो को रोका भी गया, उनको वार्निंग दी गई और अल्टीमेटली वॉज एग्जीक्यूटेड और उनको बाद में मार दिया गया। द रोमन चर्च ट्रबल्ड बाई सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ। रोमन चर्च जब जो था बहुत ही ट्रबल्ड हो गया था, परेशान हो गया था इस तरह की रीडिंग से, और फेथ के ऊपर जो सवाल उठने लगे थे, धर्म पे जो सवाल उठ रहे थे, एंड इम्पोज अ सीवियर कंट्रोल। और उसने फिर क्या किया कि बहुत ही सीवियर, बहुत ही हार्श तरीके से कंट्रोल लगा दिया पब्लिशर्स के ऊपर और बुक सेलर्स के ऊपर। एंड बिगैन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक फ्रॉम 1515। और साथ ही साथ उसने एक इंडेक्स बनाया प्रोहिबिटेड बुक्स का, ऐसी बुक्स जो कि मतलब कि अब जो पब्लिश नहीं होंगी फ्रॉम 1558। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।